नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल मनोज सर पर आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपके जैव विकास के प्रमाण हमने देखे थे। पूरा का पूरा जो जैव विकास सेगमेंट आपके सिलेबस से संबंधित था वो लगभग हमने पूरा कर लिया था। और आज के इस सेगमेंट में हम चर्चा करने चल रहे हैं आपके मतलब कि चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो आपका कंपोनेंट है, इसको हम परितंत्र या उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं इस सेगमेंट में। और हमारे उन साथियों से निवेदन है जो तो आज हमारे इस चैनल को नए पहले रूप में देख रहे हैं, मतलब पहली बार देख रहे हैं, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए जो आपके अपलोड वीडियो हो रहे हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के सेगमेंट में हम परितंत्र की बात करेंगे या पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र को जानने से पहले, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इस धरती पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। जैसा कि हमने जैव विकास में भी पढ़ा था, इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। उसमें से कुछ जंतुओं का और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार उनका डिवाइडेशन, उनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। उनमें से कुछ को हम जंतु कहते हैं, कुछ को हम वनस्पतियां कहते हैं। तो दो भागों में बटा हुआ पूरा का पूरा हमारा जैव समुदाय है, जो पूरा जीवित वातावरण है। दो भागों में बटा हुआ है, एक वनस्पतियां हैं, दूसरी आपके जंतु हैं। कल्पना करके सोचिए, थोड़ा सा आप सोच कर देखिए कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के जंतु और वनस्पतियां हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित रह सकती हैं? इस माध्यम से अगर हम समझें कि जैसे आपके इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे अगर इस धरती पर ना हो तो इस धरती पर निवास करने वाले जितने भी जंतु हैं, हम आप हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि जितने भी प्रकार के जंतु हैं, क्या बिना वनस्पतियों के जीवित रह सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी प्रमुख मुख्य आवश्यकताएं हैं, ये इन पौधों से प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता की सारी चीजें हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो भोजन भी हमें पौधों से मिलता है। कपड़े जो हमारे बनते हैं अधिकांश ये आपके पौधों के रेशों से प्राप्त होते हैं। रहने के लिए हमारा जो मकान बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल आपके पौधों से होता है, पौधों का होता है। जीने के लिए जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसमें भी ये भी हमारे पौधों से आती है। तो अगर इस धरती से पौधे ना हो, इस धरती पर पौधे पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, तो जंतु अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या केवल जंतु ही पौधों पर डिपेंड करता है या जंतु पर पौधे डिपेंड नहीं करते हैं? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इस धरती से सारे के सारे जंतु हट जाएं, सारे के सारे जंतु समाप्त हो जाएं, तो क्या पौधों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पौधा होता है वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपने मतलब कि एक प्रक्रिया होती है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है कि अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पौधा करता क्या है कि अपनी जड़ों से जल को सोखता है, जल को प्राप्त करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है और सूरज से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। तो इन तीनों को आपस में मिलाता है, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान ये अपना भोजन निर्मित करता है। उसी भोजन का प्रयोग ये अपने पूरी फिजियोलॉजी के लिए, मतलब अपने बढ़ने के लिए, अपने कोशिकाओं के विभाजन के लिए, अपने जनन के लिए, सारी फिजियोलॉजी के लिए उस भोजन का प्रयोग करता है ऊर्जा के रूप में। और आवश्यकता से अधिक जो इसकी भोजन की मात्रा होती है उसके अंदर स्टोर रहता है और वही संग्रहित भोजन हम जंतु सारे के सारे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और उसी से हम अपना पूरा का पूरा जीवन यापन करते हैं। अगर इस धरती से सारे के सारे जंतु हट जाएं, सारे के सारे जंतु यहां से हटा दिए जाएं, तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब पौधों को भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पौधे या वनस्पतियां और जंतु एक दूसरे से आदान प्रदान की क्रिया करते हैं, एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया करते हैं। वो कुछ किसी से कुछ प्राप्त करता है तो अगला किसी से कुछ प्राप्त करता है, दोनों का आपस सामंजस्य होता है, दोनों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के बिना कोई भी जीवित रहने में या उसके जीवन को जीने में उसको कठिनाई होगी।
अर्थात जो आपके धरती पर वनस्पतियां हैं और आपके जो जंतु हैं, दोनों एक दूसरे का जीने में सहयोग करते हैं। दोनों का एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण रोल है, अहम रोल है। एक दूसरे के बिना कोई भी जीवित रह नहीं सकता है। एक दूसरे के बिना किसी का जीवन सुखी रूप से बीत नहीं सकता है। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस धरती पर जितने भी वनस्पतियां हैं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, अगर इन दोनों अपने आपस में आदान प्रदान हमने पढ़ा, क्या इसमें किसी तीसरे का भी रोल या इनके जीवन में किसी तीसरा का भी महत्वपूर्ण योगदान है? जी बिल्कुल है, और वो है आपके अजैविक घटक, जो मुख्यतः आपके जैसे हमें प्रकाश मिलता है सूर्य के प्रकाश से, जो आपका निर्जीव होता है, पानी मिलता है, ये भी एक निर्जीव है, और हम जो आपके पौधों में खनिज पदार्थ होते हैं वो आपके निर्जीव हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। अगर ये भी चीजें ना हो तब भी हमारा जीवन कठिनाई में आ जाएगा, हम ठीक रूप से अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं। अर्थात हमें जो आपको स्पष्ट तौर पर समझाना था वो ये समझाना था कि इस धरती पर जो 3 प्रकार के मुख्य समुदाय हैं, आपका जंतु जगत, आपका वनस्पति जगत और इस पूरा का पूरा एनवायरमेंट जिसमें आपका क्लाइमेट है, सारी की सारी जो अजैविक चीजें हैं, जो आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं, इनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल होता है। और तीनों का जो आपसी सामंजस्य है, तीनों का जो आपसी आदान प्रदान है, इसी के द्वारा प्रकट होता है, इसी के द्वारा बनता है आपका पारिस्थितिक तंत्र, या इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। आपस में जो इनका सिस्टम काम करता है, आपस में जो इनको जोड़ने का काम करता है, इनको आदान प्रदान करने का काम करता है, इसी को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इसी तंत्र को हम परितंत्र भी कहते हैं। परितंत्र का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ जो सिस्टम है, इसमें एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, यही सिस्टम आपका परितंत्र कहलाता है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं और उसी इकोसिस्टम की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो सर्वप्रथम चर्चा हुई थी, सर्वप्रथम जो आपका इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का जो नाम मिला था, वो नाम आपको मिला था A.G. टेंसने नामक वैज्ञानिक, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। 1935 में ये आपके पैदा हुए थे। इन्होंने सबसे पहले आपके पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया था, पारिस्थितिक तंत्र का को सुझाया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, और इन्होंने ही परिभाषा दी थी इसकी पारिस्थितिक तंत्र की। तो इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवी तथा अजीवी, जीवी तथा अजीवी, जीवी का मतलब जितने भी सजीव वस्तुएं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो आपसे क्या है, पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों इसमें आ जाते हैं। और अजीवी, अजीवी का मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तु का मतलब जो हम पानी प्राप्त करते हैं, ताप प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं, मिनरल प्राप्त करते हैं, ये सारी की सारी अजीवी मतलब अजीविक तत्व हैं, आपके मुख्यतः निर्जीव वस्तुएं हैं, इनका भी रोल होता है। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवी तथा अजीवी सभी कारकों के, मतलब दोनों प्रकार के कारकों के परस्पर संबंधों, इनके बीच क्या आदान प्रदान है, क्या परस्पर संबंध है, परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। बात बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध तौर पे कहा है कि इस धरती पर जो जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या आपस में क्या आदान प्रदान है, ये किस तरह से होता है, इनके पारस्परिक संबंधों और प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रकट होने वाली प्रक्रिया है, जो प्रकट होने की क्रिया है, उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र या उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, किस प्रकार से वो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, उनका आपस में क्या सिस्टम है, वही सिस्टम आपका इकोसिस्टम कहलाता है, उसी को हम परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो तंत्र आपका काम कर रहा है, इसके कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से अंश हैं। तो अगले चैप्टर में, मतलब अगली लाइन में हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के अंश अथवा घटक के बारे में। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के अंश और घटक क्या क्या हैं? इसके 2 प्रमुख अंश हैं, 2 प्रमुख घटक हैं। एक आपका जैविक घटक है, दूसरा आपका अजैविक घटक है। जैविक घटक का मतलब जो भी आपकी जितनी भी धरती पर सजीव वस्तुएं हैं, वो आपके जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, और जो निर्जीव चीजें हैं, जो बिल्कुल मतलब इसमें जान नहीं है, जो निर्जीव हैं, वो सारी की सारी जैविक अजैविक घटक के अंतर्गत आती है। ठीक है,
तो आपका हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में बांट लेते हैं, जैविक और अजैविक घटक के रूप में। तो जैविक घटक के रूप में कौन कौन से आते हैं, इसमें जो जैविक आपका घटक है, जीवी घटक जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 प्रमुख भाग में बांटे गए हैं। सारे के सारे जैविक घटक, सारे के सारे जीवी घटक आपके 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका उत्पादक, जिसको अंग्रेजी में हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूस करता है, किसी भी चीज का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ये जो आपके हरे पौधे होते हैं, मैंने आपको बताया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और यही भोजन संसार के सभी जीवों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऊर्जा का जो उत्पादन है, जो मुख्यतः जहां से उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक की श्रेणी या प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। बात स्पष्ट हो गई। जिसके पास प्रकाश संश्लेषण की करने की क्षमता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी को हम प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। अर्थात जितने भी हरे पौधे हैं जो अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, अपने लिए स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, अपने के साथ साथ दूसरों के भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उन्हीं को हम तो उत्पादक या उसी को हम प्रोड्यूसर या उसी को हम मुख्यतः जो आपके हरे पौधे हैं वो आपके उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। ठीक। दूसरा है आपका उपभोक्ता, जिसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब आप स्पष्ट तौर पे समझ गए होंगे, जो उपयोग करते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो आपका उत्पादक जिनका उपयोग करता है, मतलब जिनको उत्पादित करता है, उसका उपभोग करने वाले, उसका उपयोग करने वाले जितने भी आपके इस प्राणी सदस्य के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे उपभोक्ता कहलाते हैं। अर्थात जो हरे पौधे भोजन का निर्माण कर रहे हैं, उस भोजन का निर्माण करने के बाद जो जो उस भोजन का उपयोग करता है, वो सारे के सारे उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अपने सुविधा के अनुसार, अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। मतलब आपके जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो हरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, ये उपभोक्ता 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि वो जंतु जो डायरेक्टली पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों का भक्षण करते हैं, पौधों को खाते हैं और उससे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस इत्यादि खाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है। मतलब आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, छोटे मोटे कीट पतंगे, जो जिनका मुख्यतः जीवन यापन हरे पौधों से होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सारे के सारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट हो गया। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब हो गया कि जो डायरेक्टली पौधों से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात वे जंतु जो पौधों से भोजन नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली रूप से वो मुख्यतः जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मांसाहारी, मतलब जो अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं का प्रयोग करते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे शेर है आपका, वो हिरण को खाता है। हिरण किसको खाता है? घास को खाता है। तो घास को खाने वाला जो हिरण है वो प्राथमिक कंज्यूमर या प्रथम उपभोक्ता हो गया, और उस हिरण को खाने वाला जो शेर है, जो शाकाहारी जंतु शेर को खा रहा है, वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीय उपभोक्ता हो गया। आपका जो शेर है ये पौधों को नहीं खाता है, पौधों से अपना भोजन नहीं प्राप्त करता है, बल्कि पौधों के खाने वाले जंतुओं को खाता है, अर्थात ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, अर्थात टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन सेकेंडरी कंज्यूमर के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। या इसको इस प्रकार से हम समझें कि जैसे कोई जंतु जो घासों को खाता है, वो आपका शाकाहारी कहलाता है, और जो जंतु
इन जंतुओं को खाता है, जो आपके शाकाहारी जंतुओं को खाता है, वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। और जो मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करता है, मांसाहारी का मतलब आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो मांसाहारी हो गए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि कोई भी आपका घास का परितंत्र है, घास का मैदान है, और उस घास के मैदान में बहुत सारे कीट हैं, और वो कीट क्या कर रहे हैं, घासों को खा रहे हैं, और उन घासों को खाने के लिए कोई मेढक है, सॉरी उन कीटों को खाने के लिए वहां पर मेढक है, और मेढक उन कीटों को खा रहा है। तो जो कीट हो गए वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक जो कीटों को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इस मेढक को जो खाने वाला सांप है, मेढक क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। इस मांसाहारी जंतु को आपका सांप खा रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। कभी कभी कंफ्यूजन लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है कि सेकेंडरी और टर्सरी में अंतर क्या है। दोनों मांसाहारी है, मेढक भी मांसाहारी है, सांप भी मांसाहारी है, ठीक है। अंतर यही है भैया उसमें कि जो आपके शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करता है वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और जो मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करता है वो आपका टर्सरी कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। बात स्पष्ट होगी। प्राइमरी का मतलब हो गया जो घासों को खाता है, सेकेंडरी का मतलब हो गया जो शाकाहारी जंतुओं को खाता है, और टर्सरी का मतलब हो गया जो मांसाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसको हम टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत रखते हैं। तो तीन प्रकार के उपभोक्ता आपके इस परतंत्र में मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। स्पष्ट हो गया। प्राथमिक का मतलब जो आपके घासों को डायरेक्टली खाते हैं, सेकेंडरी का मतलब जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, घास को खाने वाले जंतुओं को खाते हैं, और टर्सरी का मतलब जो मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, अर्थात शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जो जंतु होते हैं उनका जो भक्षण करता है वो आपके टर्सरी कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये आपके तीन प्रकार के उपभोक्ता हो गए जो अपना उत्पादन से अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो जैविक कंपोनेंट आता है वो आपका अपघटक या अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर्स कहलाता है। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं कभी न कभी इनकी मौत होती है। निश्चित तौर पे सारे के सारे जंतु मरते हैं, सारे के सारे पौधे कभी न कभी नष्ट होते हैं, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है, ये बिल्कुल सत्य है। इनके नष्ट होने के बाद ये धरती पर पड़ जाते हैं, और धरती पर पड़ने के बाद आपने देखा हो कोई भी जंतु कहीं पर मर जाए तो हफ्ते 10 दिन के बाद वो वहां से खत्म हो जाता है, मतलब उसको पूरा का पूरा सड़ा दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, अर्थात वो नष्ट कर दिया जाता है। और उसको नष्ट कौन करते हैं, ये आपके अपघटनकर्ता, जो मुख्यतः सूक्ष्म आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो मरे या सड़े हुए जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, अपने भोजन के रूप में उनका भक्षण करते हैं, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, ये कहलाते हैं अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर्स, ठीक। इस प्रकार से जो एक क्रम आपका बन जाता है, पूरा का पूरा जितने भी आपके प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मतलब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं, दोनों इस धरती पर जब नष्ट होते हैं, मरते हैं, तो मरने के बाद उनको फिर से इस पंचतत्व में विलीन करने का जो काम करता है उसी को हम अपघटनकर्ता या उसी को अपघटक कहते हैं। ये मुख्यतः सूक्ष्म रूप में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वही होते हैं जो इनको कंपोज करते हैं, इनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, ये काम करते हैं। इसमें मुख्यतः आपके बैक्टीरिया, कुछ आपकी फंगस होती है, फफूंद होती हैं, जो मुख्यतः इनको अपघटित करने का काम करते हैं, ये कहलाते हैं अपघटनकर्ता। तो तीन आपके प्रकार के जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। उत्पादक जो एनर्जी का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता जो इनके द्वारा बनाए गए भोजन का प्रयोग करता है, अपने जीवन के यापन के लिए इन पर डिपेंड करता है। और अपघटक जो इन दोनों को नष्ट करता है, इनकी जीवन समाप्त होने के बाद, इनका पूरा जीवन समाप्त होने के बाद इनको इस मिट्टी में मिलाने का जो काम करता है वो कहलाता है अपघटक या अपघटनकर्ता, ठीक। दूसरा जो आपके इस पारिस्थितिक तंत्र के घटक है जिनको हम अजैविक घटक कहते हैं, तो अजैविक घटक आपके वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्जीव होने के बावजूद भी ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। बिना इनके हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भले ही निर्जीव है, इनका कोई भी किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण इनका अहम योगदान होता है हमारे जीवन को जीने के।
ये आपके जो अजैविक घटक हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार को आपको बताए गए हैं। पहला है आपका भौतिक या जलवायु घटक। भौतिक या जलवायु घटक जो आपके जलवायु को डिपेंड करता है कि आपकी जलवायु में कौन कौन सी चीजें हैं। मतलब जो आपके भौतिक कंपोनेंट होते हैं, आपके जलवायु का मतलब जिससे हमारा पूरा का पूरा वातावरण बनता है, उसमें से क्या क्या प्रमुख है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब जो आपके सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या इस धरती पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। सूर्य के प्रकाश के बिना इस धरती पर ऊर्जा का कहीं से कोई भी विकल्प है ही नहीं। इतनी भी ऊर्जा आती है सारी की सारी सौर ऊर्जा से आती है, उसी का हम रूपांतरण करके अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश जो एक निर्जीव चीजें हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन हमारे जीवन में सभी सजीव प्राणियों के जीवन में इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगर जीवन में प्रकाश ना हो, आपका सूर्य का प्रकाश ना हो, तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है। तो प्रकाश ये आपका हो गया जो सूर्य का प्रकाश। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो हमारे जीने के लायक टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर हो गया फिर भी जैविक क्रियाएं बाधित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया फिर भी जैविक क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। अर्थात हमारे जीवन में, अर्थात सारे के सारे सजीव प्राणियों के जीवन में टेम्परेचर का भी महत्वपूर्ण रोल है। बिना टेम्परेचर के, अर्थात अगर टेम्परेचर भी नहीं होगा, ताप भी नहीं होगा, तो हमें अपना जीवन जीने में कठिनाई होगी, अर्थात हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। तो हमारे लिए प्रकाश या ताप भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तीसरा है आपका वायु। वायु से सबको पता होगा कि हम जो सांस लेते हैं वायु से ही मिलती है, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो एक वायु ही है। तो वायु का भी महत्वपूर्ण रोल है। उसी वायु से बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, उससे हमारे शरीर में जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं वो जलते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो अर्थात अगर वायु भी ना हो तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। पौधों के जीवन में भी वायु का महत्वपूर्ण रोल है, जो कि उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना भोजन बनाते हैं उनको भी श्वसन करने की जरूरत होती है, वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए। तो ये वायु भी उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिना उसके उनका जीवन अधूरा रहेगा। तो ये वायु भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी आती है चौथी वर्षा। वर्षा का मतलब जो बरसात होती है, तो बरसात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर बरसात ना हो धरती पर तो धरती का स्वरूप कैसा हो जाएगा आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अगर बरसात ना हो तो हमें पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। अर्थात जिस पानी को हम पीते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये पानी का मुख्य जो स्रोत है, हमारा जो पेयजल का मुख्य स्रोत है, वो आपका वर्षा का जल। तो वर्षा भी कहीं ना कहीं सारे के सारे सजीव प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही ये निर्जीव है लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपके भौतिक या जलवायु घटक होते हैं, प्रकाश, ताप, वायु और वर्षा। समझ में आ गई बात? दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, अर्थात जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, वो सारे के सारे पदार्थ आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, बिना कार्बन वाले पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? उनमें सबसे पहला है आपका जल। जल ही जीवन है, आप सबने सुना होगा। तो जल आपका एक अकार्बनिक पदार्थ है जो जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, लेकिन जल के बिना भी किसी भी प्रकार के जीव का जीवन संभव नहीं है। अगर धरती पर जल ना हो तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा आता है तत्व। तत्व का मतलब जो आपके खनिज तत्व होते हैं, आपका सल्फर है, फेरस है, आयरन की मात्रा है, तमाम तरह के जो खनिज पदार्थ आप प्रयोग करते हैं पौधे अपने पोषक तत्वों को बनाने के लिए, अपने जड़ों से उसका अवशोषण करते हैं, वो सारे के सारे तत्व भी आपका उसमें सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैडमियम है, आयरन है, फास्फोरस है, ये सारी की सारी चीजें जो आपके तत्व के रूप में होती हैं, इससे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन से हम वो अपना जीवन यापन खुद भी करते हैं और हम आपका भी करते हैं। तो ये तत्वों का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है, हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं और वो महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं। इनके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। तीसरी है आपकी गैसें। गैसें का मतलब जो मुख्यतः आपके प्रमुख रूप से गैसें, कई सारी गैसें हैं इस वायुमंडल में जो पूरा का पूरा हमारा वायुमंडल बनाती हैं। उन गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तमाम तरह की गैसें हैं इस धरती पर। उनका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, वो भी महत्वपूर्ण क्रिया निभाती है, महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से ये आपके अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
तीसरा है आपका कार्बनिक पदार्थ, अर्थात जिस मटेरियल में जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें आपका कार्बन की मात्रा मिली होती है, वो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो प्रमुख रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसी कार्बोहाइड्रेट को जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी फिजियोलॉजी काम करती है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका महत्वपूर्ण है। प्रोटीन्स जो हमारे शरीर में रिपेयर का काम करती है, जो भी मरम्मत की प्रक्रिया होती है, वो मरम्मत की सारी प्रक्रिया आपकी प्रोटीन करती है। तो प्रोटीन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सारे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी है आपकी वसा या फैट। तो वसा आपके प्रमुख रूप से भंडारण की प्रक्रिया वसा करती है। जितने भी आपके शरीर में जो भी भंडार बनते हैं, जो भी भोजन संग्रहित होता है, वो वसा के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे के सारे सेगमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अजैविक घटक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपका जैविक घटक भी तो है ही। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो आपसी संबंध है, वही आपका पारिस्थितिक तंत्र या आपसी को मतलब कि इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन से आते हैं, क्या करते हैं, इसकी चर्चा मैंने कर ली। अजैविक में क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, उसकी चर्चा हमने कर ली। तो आशा है कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका जो इकोसिस्टम है, उसके जो अंश या घटक हैं, वो आपसे संबंधित हो गए। तो इसके आगे की कहानी हमारे अगले वीडियो में आएगी। तब तक के लिए आपसे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।